टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स की। क्रिमिनल लॉ 1 के पेपर में नंबर 4 पे हमारे पास एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स। जब हम टाइप्स की पुलिस रिपोर्ट की टाइप्स की बात करते हैं तो कैंसलेशन रिपोर्ट जो है एक इंतहाई अहम टाइप है पुलिस रिपोर्ट की। और कैंसलेशन ऑफ केसेस से मुतल्लक सीआरपीसी में कोई लॉ मौजूद नहीं है। कैंसलेशन की ग्राउंड से मुतल्लक सीआरपीसी बिल्कुल साइलेंट है। अब हमें ये कैंसलेशन की ग्राउंड्स कहाँ से मिलेगी, कैंसलेशन का प्रोसीजर कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए हमें पुलिस रूल्स की तरफ जो है वो रुजू करना पड़ेगा। चैप्टर 24 का रूल 7 जो है वो हमें कैंसलेशन की ग्राउंड्स बताता है कि किन ग्राउंड्स पे जो है वो किसी भी मुकदमे की हराज रिपोर्ट जो है वो पुलिस मुरतब कर सकती है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स पे डिपेंड करके भी अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। हमें पुलिस रूल्स जो हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। ये था जी आप लोगों का क्रिमिनल लॉ 1 का पेपर जो प्रोसीजरल लॉ से मुतल्लिक था। आप क्रिमिनल लॉ 2 के पेपर पे आते हैं जो कि सब्सटेंटिव लॉ है हमारा। इसमें जो मेन स्टैट्यूट हैं वो हमारे पास पीपीसी है। पीपीसी के बाद एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 है। इसके बाद अगर हम साइबर ऑफेंसेस की बात करें तो पीका है हमारे पास 2016 का। अभी तक तो इसमें अभी जो 2025 में कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। इसके बाद सीएनएसए है। सीएनएसए भी अभी तक जो सिलेबस अवेलेबल है पीपीएससी की वेबसाइट पे उस उसमें भी 1997 का सीएनएसए ही मेंशन है, लेकिन सीएनएसए भी अभी अमेंड हो चुका है। ये कंफर्म हो जाएगा कि 1991 का हमने करना है या 25 वाला करना है। मेन जो स्टैट्यूटरी लॉ है, पिनल लॉ है, वो यही है। इसमें नंबर 1 पे उसने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं क्रिमिनल लॉ से मुतल्लिक वो मेंशन किए हैं। इनकी हमने डेफिनेशंस करनी है। जस्ट हमने एक कॉन्सेप्ट लेना है कि ये जो टर्म्स यहाँ पे यूज हुई हैं इनका मतलब क्या है। इंटेंशन, ऑब्जेक्ट, कॉन्सेंट, विल, मेंसरी, कॉन्स्पिरेसी, इन तमाम टर्म्स को हम पढ़ेंगे वन बाय वन। और उसके बाद अगला टॉपिक है जनरल एक्सेप्शंस का। जनरल एक्सेप्शंस में पीपीसी का बड़ा अहम टॉपिक है। आप तमाम लोगों ने पहले भी कई दफा पढ़ा होगा। सेक्शन 76 से ऑनवर्ड जो है 96 तक और 96 से आगे 106 तक जो है वो सेल्फ डिफेंस का टॉपिक है। ये प्रोविजंस जो है 76 से लेके 106 तक ये हमारा ये वाला जनरल एक्सेप्शंस का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है नंबर 3 पे कि पीपीसी, ऑफेंसेस इन पीपीसी एंड ऑफेंसेस इन एटीए। अब इसको पढ़ने के बाद तो सिर्फ यही लग रहा है कि सिर्फ हमने ऑफेंसेस करने हैं, हमने एंटी टेररिज्म एक्ट पढ़ना है तो हमने एटीए में जो ऑफेंसेस हैं, जो पिनल प्रोविजंस हैं, उनको पढ़ना है। लेकिन एटीए जो है वो सब्सटेंटिव कम प्रोसीजरल लॉ भी है। उसमें प्रोसीजर भी दिया हुआ है, उसमें पिनल प्रोविजंस भी दी हुई हैं। और हम अगर पास पेपर देखें एडीपीपी के, डीडीपीपी के, डीपीजी के, तो उसने जो प्रोसीजरल लॉ है एटीए का
उसको भी डिस्कस किया हुआ है। बहुत सारी चीजें उसने प्रोसीजरल लॉ से पूछी हैं। उसने प्रोस्क्रिप्शन ऑफ पर्संस के बारे में भी पूछा, उसने प्रोस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पूछा, और भी बहुत सारे प्रोसीजरल चीजें पेपर में आती हैं। तो इसलिए हमने एटीए करते हुए पिनल ऑफेंसेस जो है वो तो करने ही करने हैं, साथ हमने प्रोसीजरल लॉ को भी करना है, ताकि एग्जामिनेशन के वक्त जो है वो हम सेफ जोन में हो। और इसी तरह पीपीसी है। तो पीपीसी तो है, सारी करने की तो जरूरत नहीं है, किसी भी एग्जाम में पीपीसी सारी करने की जरूरत नहीं होती। इसमें खास तौर पे जो पीपीसी के मेन एरियाज हैं अगर वो हम कर लें तो वो सफिशिएंट होंगे, जिसमें स्टार्ट का एरिया है, जिसमें डेफिनेशंस हैं। जनरल एक्सेप्शंस का तो वैसे ही स्पेसिफिकली उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सेल्फ डिफेंस का टॉपिक है, अबैटमेंट है, कॉन्स्पिरेसी है। और उसके बाद अगर हम ऑफेंसेस की बात करें तो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये दो जो चैप्टर्स हैं ये इंतहाई अहम है। अगर यही दो टॉपिक अच्छे से कर लिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि पेपर आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम हो, अगर आप कर सकें तो फिर मैक्सिमम जितना ज्यादा कर लें उतना ही बेहतर है। इसके बाद है जी नंबर 4 पे, चार्जिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द प्रोसिक्यूटर जनरल। ये चार्जिंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से मैं पहले भी गुजारिश कर चुका कि इसमें 3 तरह के चार्जिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मौजूद हैं। एक रेप केस है के हवाले से हैं, दूसरे मर्डर केस के हवाले से, और तीसरे जो है वो टेररिज्म ऑफेंसेस के हवाले से हैं। तो रेप वाले तो अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपडेटेड तो उन्होंने दिए नहीं हुए, वो पुराने ही हैं। और अभी रेप की जो डेफिनेशन है वो इंटायरली डिफरेंट है, और चार्जिंग स्टैंडर्ड भी फिर डेफिनेटली उसी हवाले से डिफरेंट होंगे। तो मर्डर से मुतल्लिक जो चार्जिंग स्टैंडर्ड्स हैं और एंटी टेररिज्म एक्ट के ऑफेंसेस के हवाले से जो चार्जिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम देखेंगे। लेकिन अभी तक ये चार्जिंग स्टैंडर्ड से उसने कभी क्वेश्चन नहीं आया कभी भी, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है तो ये हमने इसको देखना तो है। इसके बाद जो डीडीपीपी है उसमें, एडीपीपी के सिलेबस में ये वाले एंटी करप्शन लॉज नहीं है, लेकिन डीडीपीपी के सिलेबस में एंटी करप्शन लॉज जो हैं वो मौजूद हैं। एंटी करप्शन लॉज की अगर हम बात करें तो उसमें पंजाब एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट रूल्स हैं 2014 के वो, और पंजाब एंटी करप्शन एक्ट 1947, ये दो स्टैट्यूट जो हैं ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और इसके अलावा डीडीपीपी के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, इसमें नैब ऑर्डिनेंस जो है 1999 का, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इनको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, लेकिन एडीपीपी के सिलेबस में ये नहीं है। इसके बाद नंबर 6 पे साइबर क्राइम ऑफेंसेस हैं। साइबर क्राइम ऑफेंसेस में वैसे तो पीका के अलावा कुछ और स्टैट्यूट भी हैं हमारे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस है, इसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आ जाता है इसमें। लेकिन जो सिलेबस के एंड पे उन्होंने रेलेवेंट लॉज दिए हैं उसमें सिर्फ पीका मेंशन है। तो इसलिए हम सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है इसी को ही करेंगे, और यही सफिशिएंट होगा। इसके बाद जो एक मेन स्टैट्यूट है नंबर 7 पे, वो है सीएनएसए। हेडिंग है यहाँ पे उन्होंने जो दी है वो नॉरकोटिक्स ऑफेंसेस किया है, और उसने आगे पहले सीएनएसए को मेंशन किया और साथ उसने प्रोहिबिशन ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 को मेंशन किया।
तो इसमें हमने सीएनएसए को कवर करना है, और सीएनएसए के साथ साथ हमने जो हदूद ऑर्डिनेंस के हवाले से जो प्रोहिबिशन ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 में जो ड्रिंकिंग से मुतल्लक ऑर्डिनेंस है, सिर्फ वो हमने करना है। बाकी जो थेफ्ट है, जिना है, कज़फ है, वो मेरे ख्याल के मुताबिक वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसने पहले नारकोटिक्स ऑफेंसेस की हेडिंग दी है, और फिर आगे उसने बताया है कि सीएन से मुतल्लिक तो फिर जो ड्रिंकिंग ऑर्डिनेंस है वही है। बाकी कज़फ, जिना और थेफ्ट इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि अगर वो शामिल होते तो फिर ओवरऑल ये सेपरेट हेडिंग देता हदूद ऑर्डिनेंस की। ये था जी आपका क्रिमिनल लॉ 2 का पेपर। और डीडीपीपी सिलेबस के लिए इसमें एक और टॉपिक है, ड्रग्स एक्ट 1976 की सिक्स की सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 27, जो इस सिलेबस का हिस्सा है। सेक्शन 27 ऑफ ड्रग्स एक्ट 1976। ये था जी आप लोगों का क्रिमिनल लॉ 2 का पेपर, कि हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है और कहाँ कहाँ से करना है और कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। इसके बाद है आपका क्रिमिनल लॉ 3 का पेपर, लॉ ऑफ एविडेंस। इंतहाई अहम टॉपिक्स जो हैं लॉ ऑफ एविडेंस के, वो उन्होंने यहाँ पे इनलिस्ट किए हैं, जो प्योरली प्रैक्टिकल भी हैं और अहम भी हैं। इसमें पहला टॉपिक है रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी का। रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी का जो टॉपिक है, ये इंतहाई अहम टॉपिक है। अब हम अगर रेलेवेंसी की बात करेंगे, तो रेलेवेंसी का, सिर्फ रेलेवेंसी के टॉपिक को कवर करने के लिए हमें कानूनी शहादत ऑर्डर के काफी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो कवर करने पड़ेंगे। ये रेलेवेंसी का जो चैप्टर है, ये आर्टिकल 18 से शुरू होता है, और ये 18 से लेके हम, ये गालिबन जो है वो 69 से तक जो है ये हमें करना पड़ेगा। ये सारे के सारे आर्टिकल जो हैं ये रेलेवेंसी से मुतल्लिक है। और एडमिसिबिलिटी का टॉपिक जो है, ये भी हम कवर करेंगे। इसमें जो आर्टिकल 131 है, और इसके अलावा कुछ लैंडमार्क्स जजमेंट जो रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के डिफरेंस को जो है वो डिस्क्राइब करेंगी, वो देखेंगे। इस पे सर बाबर के जो हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो लॉ ऑफ एविडेंस पे बहुत अच्छा मटेरियल वहाँ पे मौजूद है, उनसे हम हेल्प लेंगे। और कुछ बेसिक प्रोविजंस जो हैं कानूनी शहादत ऑर्डर की, वो करने के बाद कुछ लैंडमार्क्स जजमेंट जो हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस के हवाले से आप तमाम लोग माशाल्लाह लर्नड हैं, आपने पहले भी ये सारे टॉपिक्स किए हुए हैं। आर्टिकल 72, 73, 4, 5, 6, यही मेन जो है चार पांच आर्टिकल्स हैं क्यूएसओ के, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को जो है वो डील करते हैं। आगे नंबर 3 पे जो इंतहाई अहम 3 टॉपिक हैं, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ये तीनों टॉपिक जो हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस, इनको हमें क्यूएसओ को सीधा सीधा पढ़ने से ये तीनों टॉपिक समझ नहीं आते। और इन तीनों टॉपिक्स पे एक अजीब सी कंफ्यूजन है और अजीब सी एक खिचड़ी पकी हुई है। हर बंदे को कॉन्सेप्ट जो है वो अपने, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो इसको जो है उन्होंने मेमोराइज किया हुआ है, या उनके जहनों में कोई कॉन्सेप्ट है, और जो मोस्टली जो है वो करेक्ट नहीं है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है।
तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और इसको इन तीनों में जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे जो है वो इनडायरेक्ट एविडेंस को और सर्कमस्टांशियल एविडेंस को जो है वो एक ही चीज समझा जाता है और इनको मिक्स कर दिया जाता है। अगला टॉपिक जो है हमारा नंबर 5 पे, जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का जो टॉपिक है वो तो क्यूएसओ में बड़े अच्छे से जो है वो उसको डिस्क्राइब किया गया है और उसको समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का टॉपिक है, इस पे जो है वो हमें कुछ लैंडमार्क स्टेटमेंट्स जो हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी कि सिविल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है। इसके बाद ये अगला टॉपिक है हमारा एडमिशन एंड कन्फेशंस। तो एडमिशन से मुतल्लिक जो आर्टिकल है कानूनी शहादत ऑर्डर में, आर्टिकल 30 से ऑनवर्ड 36 तक चलते हैं। फिर कन्फेशन जो है वो 37 से ऑनवर्ड 43 तक। तो कन्फेशन से मुतल्लिक जो बेसिक आर्टिकल्स हैं वो तो क्यूएसओ में मौजूद हैं, लेकिन इसका जो कन्फेशन का जो प्रोसीजरल लॉ है वो यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए फिर हमें सीआरपीसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके लिए हमें हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो हैं उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी। हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 का गालबन चैप्टर 13 जो है वो कन्फेशन से मुतल्लिक है। और कुछ चंद एक जो रूल्स हैं वो पुलिस रूल्स में भी कन्फेशन से मुतल्लिक मौजूद हैं। इन तमाम लॉज को जो है वो हम मिला के जो है ये कन्फेशन और का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा जी नंबर 7 पे, डाइंग डेक्लेरेशन। डाइंग डेक्लेरेशन जो है इस पे भी बेसिक लॉ तो क्यूएसओ में ही है, आर्टिकल 46 1 जो है। लेकिन लॉ है, उसके लिए हमें हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें पुलिस रूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और कुछ एक आध जजमेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है डाइंग डेक्लेरेशन पे वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा साइंटिफिक एविडेंस। तो साइंटिफिक एविडेंस पे भी आर्टिकल 144 सॉरी 164 आप तमाम लोगों ने पढ़ा है। तो इसके साथ कुछ लेटेस्ट जजमेंट्स जो हैं जिन्होंने साइंटिफिक एविडेंस की जो एविडेंशियरी वैल्यू है उसको एक्सप्लेन किया कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, वो जजमेंट्स जो हैं उनको हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद नंबर 9 पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का टॉपिक है। तो इस पे क्यूएसओ में जो 131 से लेके ऑनवर्ड सारी जो प्रोविजंस हैं ये 161 तक चलती हैं। ये सारी की सारी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से मुतल्लिक है। और आखिरी टॉपिक हमारा इस चैप्टर का आइडेंटिफिकेशन परेड। अब आइडेंटिफिकेशन परेड का टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है ये एग्जाम्स के हवाले से। इसमें आर्टिकल 22 जो है क्यूएसओ का वो हमें 2-3 लाइनों में इसका बेसिक लॉ तो दे देता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो वहां से प्रिपेयर नहीं होता। तो आइडेंटिफिकेशन परेड के टॉपिक को मुकम्मल कवर करने के लिए भी हमें पुलिस रूल्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स को भी देखना पड़ेगा, और चंद एक जजमेंट्स जो हैं वो भी देखनी पड़ेंगी। फिर हमारा आइडेंटिफिकेशन परेड का टॉपिक जो है वो कवर हो सकता है। हो सकता है।
ये था जी आप लोगों के तीनों पेपर्स, एडीपीपी और डीडीपीपी के एग्जाम के वाले थे। बाकी इंग्लिश का चौथा पेपर जो है वो सर उमर आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। उसकी जो भी इंग्लिश के पेपर की स्ट्रेटजी होगी वो आप लोगों से वो कल ये ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस करेंगे। अब अगली बात कि ये जो है कितना अरसा तक चलेगा, इसकी हम आपको डेडलाइन नहीं दे सकते कोई भी कि ये 2 महीने का सेशन है, ये 4 महीने का सेशन है, ये 3 महीने का सेशन है। उसकी वजह ये है कि एड जो है वो आ चुकी है। अब ये पीपीएससी को बेहतर पता है कि कितने महीने के बाद पीपीएससी जो है वो एग्जाम ले रही है। लेकिन अगर हम जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसकी बात करें तो ऑलमोस्ट 2-3 महीने तो कम से कम गुजर ही जाते हैं जब भी एडीपीपी डीडीपीपी के पेपर की एड के बाद। बाज दफा कुछ साल तो ऐसे भी थे जिसमें 6-6 महीने के बाद भी पेपर हुए, लेकिन वो तो चले एक्सेप्शनल केसेस थे। लेकिन कम से कम भी अगर हम ड्यूरेशन जेन में रखें तो वो 2 महीने का है। अब ये हमारी किस्मत है कि हमें 2 महीने मिलते हैं, हमें 3 महीने मिलते हैं, कितना टाइम मिलता है, 4 मिलते हैं। लेकिन जितना भी मिलेगा हमने सिलेबस तो हमने कवर करना है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में क्लियरली बता रहा हूं कि वर्ड टू वर्ड अच्छी प्रिपरेशन के लिए अच्छे तरीके से एक एक प्रोविजन को, एक एक लफ्ज को जो है वो इंटरप्रेट करके पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है। उस तरह से शायद हम ना पढ़ सकें इसको, लेकिन एग्जाम के लिए इतना हम जरूर करेंगे कि हम पास नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से जो है वो एग्जाम पास कर लें। क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँ जी नहीं हम 2 महीनों में जो है जी हर चीज जो है वो ए टू जी जो है वो उसको मैं एक एक लफ्ज आपको इंटरप्रेट करके जो है वो करवाऊंगा, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होगा, हमने एग्जाम पास करना है और अच्छे नंबरों से करना है। और उसके लिए इंशाल्लाह हम ये सारा सिलेबस जो है वो अगर हमारे पास 2 महीने होंगे देन भी हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, अगर हमारे पास 4 महीने होंगे देन भी हम इसको कवर करेंगे। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का जी इस सेशन के हवाले से? सर रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगे, फिर मंडे से? जी इंशाल्लाह मंडे से। और सर तो मैं सर टाइम क्या? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये इसमें नेटवर्क का बड़ा इशू आता है, मेरी आधे से ज़्यादा जो है आज की क्लास मिस हो गई है। तो इसका क्या हल है अगर आइंदा भी ऐसे रेगुलर क्लासेस में हुआ तो? इसका हल ये है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकते हैं। ठीक है। सर जी जी प्लीज। सर मैंने आपसे पूछा था कि इसमें हम लोग पास्ट पेपर्स का एनालिसिस वगैरह करेंगे। सॉरी। सर एक सेकंड। सर पांच पेपर एनालिसिस इसमें होगा? जी इंशाल्लाह। अच्छा ऐसा है कि पास पेपर एनालिसिस की जो बात है ना, अब मैं यहाँ पे आपको अपने मुंह से कहता हूँ अच्छा नहीं लगता जी ये हो जाएगा आप ये करके, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप ये सेशन एंड होगा ना तो आप खुद सारे पास पेपर लेके बगैर किसी की हेल्प के उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के एनालिसिस की। इंशाल्लाह आप
खुद इस पोजीशन में होंगे कि आप पास पेपर्स का एनालिसिस जो है वो खुद सबसे अच्छा कर सकें। आपको खुद समझ आ रही होगी कि मुझे ये भी क्वेश्चन आता है, मुझे ये भी क्वेश्चन आता है, मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से अच्छे से कर सकता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो रेगुलर बेस पे अब नहीं है पोस्ट आया कि 3 या 5 साल बाद ये परमानेंट हो जाएंगे या इनको घर भेज दिया जाएगा प्रोसिक्यूटर्स को, ये प्लीज गाइड। अच्छा मेरे भाई, ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेरे पास क्या किसी के पास भी अभी नहीं है। ठीक। एड आप तमाम लोगों ने पढ़ी, माशाल्लाह आप तमाम लोग जो हैं वो लॉ ग्रेजुएट हैं, सबको समझ आ रही है कि क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि 3 साल का बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है आपका, और 2 साल तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सटेंडेबल है। इट मींस के मैक्सिमम ड्यूरेशन उन्होंने आपको 5 साल का बताया। लेकिन ये बात फील नहीं करती माइंड को कि प्रोसिक्यूटर को 5 साल के बाद वो जब बंदा काम करने के काबिल होगा उसको कहेंगे कि भाई आप घर चले जाओ। ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन रेगुलराइजेशन एक्ट जो है वो तो आपको भी पता है पंजाब में रिपील हो चुका है, और गवर्नमेंट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स जो है वो कर रही है वो सारी कंट्रेक्चुअल है, ना कोई ग्रेजुएटी है ना कोई पेंशन है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। लेकिन वक्त के साथ साथ लॉज भी बदलते हैं, रूल्स भी बदलते हैं, गवर्नमेंट्स बदलेंगी, रूल्स भी हो सकता है बदल जाएं, लॉज भी बदल जाएं, ये ये रेगुलर भी हो जाएं। इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। मैं यहाँ पे अस्सलाम इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको कोई ऐसी बात बता सकूं कि जी नहीं ऐसा ही होगा। जो अपेरेंटली नजर आ रहा है वो आपको भी नजर आ रहा है, आगे के मामला अल्लाह बेहतर जानता है क्या होंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी किसी का। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, मैं स्टार्ट से क्लास नहीं ले सकी, तो ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा लेक्चर? जी इंशाल्लाह मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। जी बिल्कुल। इस सेशन के हवाले से आप लोगों का कोई क्वेश्चन, स्टडी स्कीम के हवाले से, स्टडी प्लान के अस्सलाम हवाले से वालेकुम कोई सर। आप लोग क्वेश्चन? जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एबटाबाद केपी के और पंजाब में मेरे को आपसे जानना था कि अगर मैं टेस्ट में अपियर होंगी तो मुझे केपीके का कोर्स जो सिलेबस है सॉरी वो करना होगा जिसमें प्रोविंशियल लॉज ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं, तो क्या आप लोग वो कवर करवाएंगे साथ जो केपी के लॉज लोकल लॉज बनेंगे? जी वेरी सॉरी, ये वाला जो बैच है ये तो स्पेसिफिकली पंजाब का जो एडीबीपी का सिलेबस है और डीडीबीपी का सिलेबस है, इसमें हम उसी को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि सर तो कोई प्रोविंशियल लाहौर लॉज जो को है वो आप लोग डिफरेंट मतलब है। नहीं ऑफर करेंगे? केपी जी बिल्कुल। के जुडिशरी के लिए या तो उसके लिए अगर कोई सेपरेट बैच हुआ तो उसमें जरूर हम उनको कवर करेंगे। लेकिन इस बैच में क्योंकि हम इस वक्त जो है वो इस बैच की बात करें तो इस बैच में सॉरी हम वो जो आपके प्रोविंशियल लॉज हैं वो कवर नहीं कर सकेंगे। और सर अगर कोई प्रोसीजरल लॉज में यहीं से इसी बैच में कर लूं और जो लोकल लॉज है उनके लिए अलग से कोई जो इंडिविजुअल क्लास अरेंज करवाना चाहूँ तो क्या आप फैसिलिटेट कर सकते हैं मुझे, क्योंकि मेरी रेजिडेंस यहाँ पर है तो मैं जा तो नहीं मोस्ट सकती वहाँ और वेलकम, वहाँ कोई ऑनलाइन मोस्ट है भी नहीं। वेलकम। आप जनरल लॉज में आप यहाँ से जो है वो इन लोगों के साथ कंटिन्यू करें। बाकी जी आपके जो स्पेशल लॉज होंगे वो आप मुझे भेज दीजिएगा। वादा नहीं मैं आपसे कर रहा, लेकिन अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर आपको गाइड करूंगा, जरूर। ओके सर, थैंक यू। सर फीस कितनी है इस बैच की? फीस आपको एडमिन जो है वो प्रॉपर फीस के हवाले से गाइड करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन जब करवाएं तो उनसे डिटेल पूछ लीजिएगा, वो आपको मुकम्मल शेड्यूल जो है इस फी वगैरह का वो भेज देंगे। ठीक है। और सर इसमें कॉन्टिन्यूस क्लासेस होंगी या बीच में फेस टेस्ट भी हुआ करेंगे? ये जी प्लान हमारा ये है कि हम रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी 5 डेज वीक में, और वीकेंड पे
हम कोशिश करेंगे कि हर वीकेंड पे आपका जितना सिलेबस हम कवर करें उसका वीकेंड पे टेस्ट ले लें, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ये ठीक है सर। एक वीकेंड पे भी हो सकता है, हर वीकेंड पे भी हो सकता है, और ये जो है वो कह लेंगे 15 दिन के बाद भी हो सकता है, क्योंकि हम इस सिलेबस को जो है वो चंक्स में डिवाइड करेंगे, और जब हम एक पोर्शन जो है वो कवर कर लेंगे तो उस एरिया का टेस्ट जो है वो हम रख लेंगे। वो हर वीकेंड पे भी हो सकता है और वो 15 दिन के बाद भी हो सकता है। ओके, थैंक यू। जी वेलकम। सर एक ये बात पूछना चाह रही थी मैं, क्या तीनों सब पेपर्स की क्लासेस डेली हुआ करेंगी? नहीं जी, सबसे पहले हम प्रोसीजरल लॉ को करेंगे, जब कवर हो जाएगा तो फिर जो दूसरा सब्सटेंटिव और लॉ ऑफ एविडेंस है इनको हम इकट्ठा लेके चलेंगे। इसके लिए हम 2 क्लासेस जो है वो करेंगे। सर ये डेली डिपेंड सर दो करता है क्लासेस टाइम हुआ पे। करेंगी 40-40 एक मिनट्स की? मिनट प्लीज, ये डिपेंड करता है टाइम पे। अगर हमारे पास पहले हमने टारगेट है 2 महीने, 2 महीने में हम इस सिलेबस, और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम होगा, और ये आपका सेशन, ये मैं आपको बता दूं, ये आपका सेशन टिल एग्जाम चलेगा। आपके एग्जाम 2 महीने बाद हो जाए, 4 महीने बाद हो जाए, 5 महीने बाद हो, जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे ये सेशन जो है वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने आप लोगों पे मेहनत करनी है। तो हम आप लोगों को ये नहीं होगा कि हम 2 महीने के बाद आपको कहेंगे जी लें जी सेशन एंड है। जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं होंगे हम आप लोगों के साथ हैं, और ये सेशन रेगुलर टिल एग्जाम जो है वो चलेगा। सर ऑल सब्जेक्ट्स की डेली क्लासेस होंगी? जी मैंने इसी बात का जवाब दिया है कि पहले हम प्रोसीजरल लॉ को करेंगे, और हम्म। इंग्लिश की क्लास जो है वो साथ रेगुलर चलेगी। वो भी मेरे ख्याल 5 डेज वीक है या 4 डेज वीक है। वो कल आपको जो है वो इंग्लिश के टीचर जो है सर उमर, वो इस पे आपको गाइड करेंगे, लेकिन वो भी कम से कम 4 दिन रेगुलर क्लास होगी आपकी इसके साथ ही, लॉ की क्लासेस के साथ। सर काइंडली सिलेबस को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें फिर से, बुलेट बुलेट फॉर्म में। मेरी बहन, ये सारी की सारी क्लास मैंने सिलेबस को ही तो डिफाइन किया, और मैंने क्या किया है। ठीक है, अब मैं बुलेट फॉर्म में अब इसको 1 मिनट में तो नहीं कर सकता। आपका रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना, अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएगा, वो आप सुन लीजिएगा। जी सर कोई और क्वेश्चन किसी का? जी 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 सर, फ्रॉम माय साइड सर, एक्चुअली मैंने इसमें ये पूछना था कि आपका ये जो हमारे टेस्ट होंगे वीकली, आपने बताया कि होंगे ना, तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, और सब्जेक्टिव फिर हम लोग किस तरह से मैनेज होगा? ऐसा है जो जी सब्जेक्टिव कि टेस्ट होंगे जी। जिस तरह एग्जाम का पैटर्न है ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप लोगों के टेस्ट होंगे। ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। आपने वो क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है बिल्कुल आपने उसी तरह अटेम्प्ट करके भेजना है जिस तरह आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और उन क्वेश्चंस को प्रॉपर वैल्यूएट किया जाएगा। इसके बाद ठीक है। आपका अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा, ऑब्जेक्टिव में भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है, उसी पैटर्न पे आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो भेजा जाएगा, और आपने वो सॉल्व करके जो है वो सबमिट करना है। ठीक है सर, थैंक यू। जी वेलकम। तो सर ये आपका पहला सेशन है या आप इससे अलावा भी पढ़ा चुके हैं? मेरे भाई, मेरी 12 साल की क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस है।
और 7 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस। जी आपने पहले भी तैयारी कराई है किसी चीज की लॉ में? सॉरी, आपने पहले किसी सिविल जज या किसी की तैयारी करा चुके हैं आप? वसीम शाह साहब, मैंने गुजारिश की कि मैं जिना जुडिशल एकेडमी में 5 साल मैंने क्रिमिनल लॉ पढ़ाया जब से वो एकेडमी स्टार्ट हुई। यहाँ पे भी मुझे ऑलमोस्ट जब से पेज स्टार्ट हुआ है क्रिमिनल लॉ में ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जुडिशरी में हैं। लिस्ट चाहिए होगी तो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। थैंक यू जी। सर जो टेस्ट होगा इसमें वो आपने कोई नोट्स वगैरह आपने अगर कोई रिकमेंड करनी हो तो वो बुक्स वगैरह भी करवा देंगे या तो नोट्स वगैरह की थोड़ी सी तरतीब बता देते आप? अच्छा अकील साहब, गुजारिश ये है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना, मैं हमेशा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बिलीव करता हूँ। जी मैं बिल्कुल भी रटाइज्म की फेवर में नहीं हूँ, ना ही उस पैटर्न पे मैंने कभी पढ़ाया। एग्जैक्टली। वो कि रट्टा जो है एक हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन सिर्फ एक हद तक। मेरा जो एक्सपीरियंस है एग्जाम्स का, वो ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना, तो वहां पे एक ही चीज आपके माइंड में बचती है और वो होता है आपका कॉन्सेप्ट। और उसी कॉन्सेप्ट को आपने पेपर पे उतारना होता है। आप जितना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, जितना क्लियर होगा और जितने अच्छे वर्ड्स से आप उसको पेपर पे ट्रांसफर कर लेंगे, उतने ज्यादा आपकी सक्सेस के चांसेस है।